Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video update. हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो सभी। आई होप कि आप अच्छे ही होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का पार्ट नंबर 3 और टॉपिक नंबर 4। ठीक है, टॉपिक नंबर 4 क्या है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव। जो पहला चैप्टर था उसमें हम विद्युत क्षेत्र की गणना कर रहे थे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना विद्युत द्विध्रुव के कारण। ठीक है, अब हम गणना करेंगे किसके, मतलब विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव की। ठीक है, यहाँ पर भी दो कंडीशन होगी, एक तो अक्षय स्थिति में, अगर वो बिंदु अक्षय स्थिति में हो तब विद्युत विभव ज्ञात करना, और एक निरक्षीय स्थिति में हो तब विद्युत विभव ज्ञात करना। ठीक है, तो आप यहाँ पर चित्र देख रहे होंगे विद्युत विभव, विद्युत द्विध्रुव। थोड़ा सा बता देता हूँ, अगर चैप्टर फर्स्ट नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले तो आप चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्टिंग से पढ़ ले। ठीक है, वहाँ पर आपको विद्युत द्विध्रुव के बारे में पूरी नॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, तो फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ विद्युत द्विध्रुव होता क्या है। दो आवेश होते हैं इसमें। ठीक है, वो समान होते हैं, मतलब परिमाण में समान होते हैं, लेकिन जो उनकी प्रकृति होती है वो विपरीत होती है। जैसे कि एक तो माइनस का होता है, एक प्लस का होता है, एक तो माइनस का 5, एक प्लस का 5। ठीक है, और एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, जैसा कि यहाँ पर ए भी दर्शाया गया है। इनके बीच की अल्प दूरी को हम 12 मानते हैं, मध्य बिंदु को ओ मानते हैं। ठीक है, तो इस साइड की दूरी एल हो जाती है, इस साइड की दूरी भी एल हो जाती है। तो हमें क्या करना है, इस द्विध्रुव के कारण इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी ले रहे हैं हम, आर दूरी पर एक बिंदु पी, उस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। आर दूरी पर एक बिंदु पी ले लेते हैं, उस पर क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की गणना, विद्युत विभव की गणना करनी है यहाँ पर, विद्युत विभव की। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखो ये आर दूरी ली गई है, वो सेंटर पॉइंट से ली गई है, यहाँ से यहाँ तक। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों विभव, मतलब दोनों बिंदु ए और बी से, दोनों आवेश से प्लस क्यू के कारण और माइनस क्यू से के कारण विद्युत विभव की गणना करनी पड़ेगी बिंदु पी पर। तो प्लस क्यू के कारण तो हम क्या कर लेते हैं, V1 मान लेते हैं, और माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत विभव V2 मान लेते हैं। तो अभी अगर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है तो वहाँ से प्लस क्यू से लेकर बिंदु पी तक की दूरी हमें पता होनी चाहिए। अगर माइनस क्यू के कारण ज्ञात करनी है तो माइनस क्यू से बिंदु पी तक की दूरी ज्ञात होनी चाहिए। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना, अगर मैं प्लस क्यू से दूरी निकाल लूँ, आपको पता है हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी तो आर हो चुकी है, और ये दूरी जो है वो एल है। तो हमें निकालनी ये वाली दूरी, ये तो अगर ये यहाँ से यहाँ तक आर है और इसमें से ये एल को हमें काटना है, तो ये दूरी कितनी रह जाएगी, आर माइनस एल रह जाएगी। ठीक है, तो प्लस क्यू से बिंदु पी तक की दूरी कितनी होगी, आर माइनस एल होगी। लेकिन अगर हमें माइनस क्यू से बिंदु पी तक की दूरी निकालनी है तो हमें पता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो आर है, और इससे आगे ये वाली दूरी कितनी है, ये एल है। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, आर प्लस एल हो जाएगी। तो माइनस क्यू से बिंदु पी तक की दूरी कितनी होगी, वो आर प्लस एल होगी। और आपको ये भी ध्यान रखना है, विद्युत विभव की कोई दिशा नहीं होती। ठीक है, ये एक बिंदु पे ही निहित होता है, विद्युत क्षेत्र की तरह ये, इसमें कोई दिशा नहीं होती। वो हम ऐसे, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की तरह ऐसे नहीं दिखाएंगे कि आगे को काम कर रहा है, पीछे को काम कर रहा है। वो केवल एक बिंदु पे काम करता है। ठीक है, केवल एक बिंदु पर, तो इसमें कोई दिशा नहीं होती। और हाँ, विद्युत विभव में अगर प्लस क्यों लिया जा रहा है तो वहाँ पर क्यू के स्थान पे प्लस ही लिया जाता है, लेकिन अगर माइनस क्यू लिया जा रहा है तो वहाँ पर क्यू के स्थान पे माइनस क्यू ही रखा जाता है, ये चीज़। अब आप इसे थ्योरी में पढ़ लीजिए। देखो, माना चित्रानुसार एक द्विध्रुव ए बी लेते हैं जिस पर दो आवेश माइनस क्यू प्लस क्यू 12 दूरी पर स्थित है। अब माना कि इस द्विध्रुव के केंद्र बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर अक्षय स्थिति में एक बिंदु पी है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके लिए माना प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V1 तथा माइनस क्यू के कारण V2 है। तब ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक द्विध्रुव ए भी लिया गया है जिस पर दो आवेश माइनस क्यू प्लस क्यू लगे हुए हैं और बीच की दूरी 12 है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, इससे आर दूरी पर अक्षय स्थिति में एक बिंदु P लेते हैं जिस पर विद्युत विभव की गणना करनी है। इसके लिए प्लस क्यू के कारण यहाँ पे विभव V1 मान लेते हैं और माइनस क्यू के कारण विभव V2 मान लेते हैं। तब सूत्र V बराबर 1/4π0 Q/R से,
तब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें 1/4π0 Q/R से, जो कि हम पीछे ज्ञात कर चुके हैं। V का फॉर्मूला यही होता है, तो इसी से हम गणना करेंगे। V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? V1 किसके कारण था? प्लस Q के कारण था बिंदु P पर विभव, तो उसके लिए Q 1/4π0 तो सेम रहेगा। आवेश कितना? प्लस Q है तो प्लस Q ले लिया। नीचे R का मान कितना रखा जाएगा? प्लस Q से यहाँ तक की दूरी वो है R-L, तो इसलिए R-L ले ली। ये होगी समीकरण नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार माइनस Q से अगर विद्युत विभव निकाल रहे तो Q के स्थान पे माइनस Q, लेकिन दूरी कितनी है? दूरी है यहाँ से यहाँ तक की R+L, तो R+L ले ली यहाँ पर। ये समीकरण नंबर 2। तब बिंदु P पर परिणामी विभव। परिणामी विभव क्या होता है? सभी का अधिस योग होता है, ठीक है। किसी भी एक बिंदु पे जब दो आवेश के कारण हमें विभव निकालना होता है, बहुल आवेश के कारण, तो उन दोनों सभी आवेशों के मतलब सभी विभव को अलग अलग निकाल के ऐड कर देते हैं। तो V1 प्लस V2 कर दिया, V1 का मान रख दिया, V2 का मान देखो, V2 का मान माइनस में था इसलिए ये प्लस वाला चिन्ह माइनस का हो गया यहाँ पर। अभी जो कॉमन है उसे कॉमन ले लेंगे, Q/4π0 ये हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा? 1/R, R-L और माइनस का 1/R+L। फिर हमने इन दोनों का एलसीएम लिया। जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपको पता है इन दोनों की मल्टीप्लाई एलसीएम ली गई तो R+L के ऊपर मल्टीप्लाई R-L के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा R+L और बीच में माइनस का चिन्ह सेम टू सेम और R-L ये वाला इधर। ध्यान रखना अगर शुरू में माइनस चिन्ह आता है यहाँ पर बीच में तो अगला जो पद होता है वो ब्रैकेट में लिखा जाता है, ठीक है। तो फिर क्या किया हमने? माइनस चिन्ह के अंदर गुणा कर दी, तो माइनस का R हो जाएगा, प्लस का L हो जाएगा। माइनस R से यहाँ पर माइनस R से और ये प्लस का R खत्म हो गया और नीचे फॉर्मूला बन गया A-B A+B, यानी कि A² - B² का, ठीक है। तो ऊपर कितना बच गया? 2L और L बच गया। L और L कितना हो जाएगा? 2L की गुना जब Q के साथ करेंगे तो 2QL आ जाएगा और नीचे R² - L² सेम रहेगा। अब यहाँ पर दो कंडीशन लगाएंगे। एक तो 2QL बराबर P होता है जो कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है, ठीक है। और R यहाँ पर जो है इज मोस्ट ग्रेटर देन 2L है, मतलब L से बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर L² को R² के सामने 0 मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे, उसे शून्य मान लेंगे, छोड़ देंगे उसे एक तरीके से। तो हमने क्या करा? अगर 2QL के स्थान पे P रखेंगे, P रख दिया और L² को छोड़ देंगे, 0 मान लिया, तो नीचे R²। यही क्या आ जाएगा? इसका अक्षय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक आ जाएगा 1/4π0 P/R² वोल्ट। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं V अक्षय = KP/R², मतलब 1/4π0 को K मान लिया, कांस्टेंट को आप K से भी डिनोट करते हैं, C से भी डिनोट कर सकते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे कि V जो है वो R दूरी के साथ किस तरह से डिपेंड कर रहा है, वो उसके व्युत्क्रमानुपाती है 1/R², मतलब R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसमें ग्राफ भी पूछा जाता है, तो ग्राफ किस तरह से बनेगा? इसका ग्राफ बनता है जब 1/R² हो, मतलब व्युत्क्रमानुपाती हो, तो नीचे की तरफ गिरता हुआ ग्राफ बनता है, लेकिन और नीचे स्क्वायर हो तो वो तेजी के साथ गिरता है, ठीक है। इसका मतलब अगर V का मान हम यहाँ हाईएस्ट लेते हैं और R को बढ़ाते हैं तो V का मान ऊपर को जाने के बजाय, बढ़ने के बजाय नीचे को गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका ग्राफ इस तरह से बन जाएगा, ठीक। ये तो हुआ अक्षय स्थिति में। सिंपल, आपको समझ में भी आ गया होगा, कोई इतना हार्ड नहीं है अगर आपने पहले चैप्टर का समझ रखा है तो। द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक बार और रिवाइज कर देता हूँ। इसमें क्या था देखो, पहले द्विध्रुव ए बी लिया, उसके मध्य बिंदु O से R दूरी पे एक बिंदु P लिया जिस पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। इसके लिए हमने प्लस Q के कारण बिंदु P पर विभव V1 माना और माइनस Q के कारण बिंदु P पर विभव V2 माना, ठीक है। फिर वहां से उनकी दूरी निकाल ली, प्लस Q से यहाँ तक की दूरी R-L और A से दूरी मतलब माइनस Q से लेकर R+L तक की दूरी कितनी हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक की वो हो जाएगी R+L, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा? V1 का मान निकाला इस फॉर्मूले से, वो हो जाएगा 1/4π0 Q/R-L, क्योंकि प्लस Q से दूरी R-L है और V2 का मान माइनस Q/R+L। फिर दोनों को जोड़ देंगे तो बीच में माइनस चिन्ह आ जाएगा। फिर Q/4π0 कॉमन ले लेंगे तो 1/R-L माइनस का 1/R+L, दोनों का एलसीएम लेंगे, ऊपर जोड़ेंगे, घटाएं, माइनस चिन्ह के अंदर गुणा करके L से L मतलब L जुड़ जाएगा 2L की गुना तो Q के साथ कर देंगे और नीचे फॉर्मूला बन जाएगा A² - B² का, जो कि A+B A - B होता है,
ठीक है। फिर एल स्क्वायर को क्या करेंगे, यहाँ पे इग्नोर कर देंगे आर स्क्वायर के सामने, क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू है, और 2ql के स्थान पे p रख लेंगे। बस ये वैद्युत विभव का व्यंजक आ जाएगा, वह किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव अक्षीय स्थिति में, ठीक है। और ये ग्राफ बन जाएगा। अब निरक्षीय स्थिति की बात करते हैं। निरक्षीय स्थिति में अगर वैद्युत द्विध्रुव के मतलब जो पॉइंट है जिस पर हमें विभव निकालना है वो निरक्षीय स्थिति में हो, तब निरक्षीय स्थिति में होता क्या है, आप यहाँ पर देखो इसमें क्या करा, उसी तरीके से एक द्विध्रुव ए बी लेते हैं। ये ले लिया आपने द्विध्रुव ए बी, ठीक है। अब क्या करेंगे, द्विध्रुव ए बी लेते हैं जिसके बी मतलब जिस पर दो आवेश -q + q एक दूसरे से 12 दूरी पर स्थित है, ठीक है, ऐसा लिख लेता है। अब इसके मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में, मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में r दूरी पर एक बिंदु P लिया जाता है जिस पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। उसके लिए +q के कारण बिंदु P पर विभव कितना मानना, V1 मानना, और -q के कारण V2 मानना, ठीक है। अभी V1 V2 मान लिया है, तो अब हमें अगर +q के कारण यहाँ पे V1 की वैल्यू निकालनी है तो +q से यहाँ तक की हमें दूरी पता होनी चाहिए। अगर -q के कारण V2 की वैल्यू निकालनी है तो -q से लेकर P तक की दूरी हमें पता होनी चाहिए, ठीक। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज, ये जो त्रिभुज लेंगे OBP, ठीक है ना, OBP से हम क्या करेंगे, ये समकोण त्रिभुज हो गया है, ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का अगर मुझे कर्ण निकालना हो तो उसकी कंडीशन क्या होती है, उसकी कंडीशन होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के। तो यार इस तरह से भी लिख सकते हैं, रूट लंब स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर। तो यहाँ पर ऐसे ही करा हमने, रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर आ गया। और सेम टू सेम इधर भी वही कंडीशन है, इधर भी वही कंडीशन, ये भी दूरी l है, ये भी r है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। यानी कि BP की वैल्यू निकाल ली, रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, AP की वैल्यू निकाल ली, रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो इस थ्योरी में भी यही लिखा हुआ है। चलो एक बार पढ़ लेते हैं। मानक चित्र अनुसार एक द्विध्रुव AB है जिस पर -q तथा +q आवेश 12 दूरी पर स्थित है। अब माना इस द्विध्रुव के केंद्र बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में लंबवर्धक रेखा पर r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। इसके लिए माना +q के कारण बिंदु P पर विभव V1 तथा -q के कारण V2 है। तब हमने त्रिभुज OBP से लिया, मतलब BP स्क्वायर हो जाएगा किसके, कर्ण का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर के। तो BP इक्वल टू रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। इसी प्रकार AP की वैल्यू आ जाएगी रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तब +q के कारण, मतलब +q के कारण V1 का मान निकलेगा। तो 1/4 Q अपॉन R रखते हैं वहाँ पर। तो Q अपॉन R यानी कि उन दोनों के बीच की दूरी, ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी वो कितनी है, रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर है। तो बस हमने यहाँ क्या रख दिया, रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। फिर V2 -q के कारण 1/4 अगर -q के कारण है तो -q ही लेंगे, ठीक है। रूट r स्क्वायर प्लस दूरी तो उतनी है, रूट r स्क्वायर प्लस स्क्वायर, ये समीकरण 1 होगी, ये 2 होगी। तो बिंदु P पर परिणामी विभव कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे V1 प्लस V2। और आप देख रहे होंगे ये वैल्यू इसके सेम है, बस ये प्लस में ये माइनस में है। तो अगर ये प्लस में ये माइनस में वैल्यू कट जाएगी, यानी कि V इक्वल टू कितना आ जाएगा, V1 प्लस V2 को जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। अतः निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव शून्य होता है। मतलब निरक्षीय स्थिति में अगर बिंदु है तो वहाँ पर कोई वैद्युत विभव काम नहीं करता है, ठीक है। सिंपल से आपको समझ आ गया होगा। पहले द्विध्रुव AB लिया, फिर उसके लंबवर्धक रेखा मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P लिया, +q के कारण V1 माना, -q के कारण V2, फिर B से P तक की दूरी निकाल ली समकोण त्रिभुज की कंडीशन लगा के। ऐसी इसी प्रकार A से P तक की दूरी निकाल दी। फिर V1 का मान ले लिया, उसमें हमने दूरी यही रखी, V1 का मान q अपॉन रूट r स्क्वायर प्लस स्क्वायर। फिर -q के कारण V2 का मान -q अपॉन रूट r स्क्वायर। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 0 मिल जाएगा। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव शून्य होता है, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इन्हें अच्छे से समझना। अगर समझ में ना आए तो दोबारा से वीडियो को मतलब दोबारा से देख लेना एक बार, अच्छे समझ आ जाएंगे, ठीक है। आई होप, वैसे तो आशा करता हूँ कि आपको समझ आ ही गया होगा, ठीक है। तो बस आज इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।